हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा हो चुका है और ये इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जामिनेशन में नहीं आया है लॉस ऑफ प्रॉफिट का। तो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करना तो सभी है लेकिन कभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। From the following particulars you are required to calculate the amount of claim। क्या कैलकुलेट करना है हमको? Amount of claim for Buildwell Limited whose business premises was partly destroyed by fire। Sum insured from 31st December 2011। तो आपकी पॉलिसी अमाउंट कितनी थी? 4 लाख रुपए। पीरियड ऑफ इंडेमनिटी 12 months। डेट ऑफ डैमेज 1st January 2012। Date on which disruption of business ceased 31st October 2012। The subject matter of the policy was gross profit, but only net profit and insured and standing charges are included। तो वैसे भी हम ग्रॉस प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ही कवर करते। द बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड। अब थोड़ा सा आप समझेंगे क्वेश्चन को। पहली चीज, ये कौन रिवील कर रहा है बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील कर रहा है, क्या मतलब? ये कौन बात कर रहा है बेटा इसकी? ये बात कर रहा है फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है? फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है। ओके, अब आप देखो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011 वॉज ₹3,60,000। पहले तो इस पे मैं आता हूं बाद में, लेकिन आपको यहां से पढ़ के समझना आना चाहिए कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं कि फॉर द ईयर 2011 मतलब 1 जनवरी को शुरू हो रहा है, 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो मैं कहता हूं 1 जनवरी को साल शुरू हो रहा है, 1 जनवरी 2012, खत्म होगा 31 दिसंबर 2012। पिछला साल रहेगा आपका 1 जनवरी 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011, फिर वो सेकंड फाइनेंशियल ईयर शुरू रहा। अब डेट ऑफ फायर अगर मैं यहां पे पढ़ूं बेटा, डेट ऑफ डैमेज या डेट ऑफ जिस तारीख को हुआ वो 1 जनवरी 2012 है और 31 अक्टूबर तक वो बिजनेस डिस्टर्ब रहा। तो यहां पे यहां से 31 अक्टूबर तक मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा यहां पे। ओके, अब मैं कहता हूं साल भी यही शुरू हो रहा है और डेट ऑफ डैमेज या डेट ऑफ फायर आप बोलो वो भी यही तारीख है बेटा। तो साल भी यही शुरू हो रहा है और आपका डेट ऑफ डैमेज भी यहीं से शुरू हो रहा है। तो जो पिछला साल है बेटा, वो हम दो चीज आपकी पिछले साल की फिगर रहेंगी। अब पिछले साल का सेल आप जो जीपी रेशो कैलकुलेट करते बेटा, तो ये आपका सेल है पिछले साल का, मगर यहाँ पे एनुअल टर्नओवर भी यही रहेगा क्योंकि एनुअल टर्नओवर डेट ऑफ फायर से एग्जैक्ट 1 साल पहले तक के। तो ये डेट ऑफ फायर है और फाइनेंशियल ईयर भी वहीं पे शुरू हो रहा है, तो डेट ऑफ एनुअल टर्नओवर भी यही रहेगा और आप जीपी रेशियो का जो आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर है वो भी यही रहेगा क्योंकि साल के शुरुआत में ही आग लग गई। यहां पे क्या लग गई बेटा? आग लग गई, डेट ऑफ फायर। ओके, अब आगे कहता है हमसे, ओके अब देखिए यहां पे, अब हमको कहता है कि द बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड। ये कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट? फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट। द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011 वाज ₹3,60,000। ये जो जीपी आपको दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000 पिछले साल का 2011 का, ये कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट है? इंश्योरेंस में ग्रॉस प्रॉफिट की मीनिंग अलग है। हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इन लॉस ऑफ प्रॉफिट बेटा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट है क्या पिछले साल का? ना, ये पिछले साल का वाला प्रॉफिट नहीं है। तो ये कौन सा प्रॉफिट है बेटा आपका? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो आपका नॉर्मल आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते उसका ग्रॉस प्रॉफिट है। द एक्चुअल टर्नओवर फॉर द ईयर 2011 वाज ₹12 लाख। पिछले साल 2011 का एक्चुअल टर्नओवर कितना था आपका? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए पिछले साल का हमारा टर्नओवर था। पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था बेटा? हमारा 3,60,000। ये कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम करते। हमारा इंश्योरेंस क्लेम में ये लॉस ऑफ प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस।
क्या ये वाला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 3,60,000? नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला है। यहां पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट की मीनिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट पे अलग होती है। अभी जो 12 लाख पिछले साल का टर्नओवर दिया है बेटा अपने को, ये कौन सा टर्नओवर हो गया आपका? ये हो गया आपका 12 लाख विच वाज आल्सो द एनुअल टर्नओवर इन दिस केस। अब देखो मैंने आपको बोला था ना, क्योंकि साल के शुरुआत में ही आग लग गई, तो पिछले साल का जो टर्नओवर होगा और एग्जैक्ट एक साल पहले का जो टर्नओवर उसको एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। तो जो आपका पिछले साल का टर्नओवर है वो और एनुअल टर्नओवर क्या रहेगा इस केस में? सेम रहेगा, वाज आल्सो दी एनुअल टर्नओवर। तो पिछले साल का जो टर्नओवर रहेगा और एनुअल टर्नओवर रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि साल की शुरुआत में ही आग लग गई, तो एग्जैक्ट एक साल पहले को एनुअल टर्नओवर बोलते, और पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर के इसको हम नॉर्मल जो टर्नओवर पिछले साल का था, अब साल की शुरुआत में लग गई तो पिछले साल का टर्नओवर भी वो गया और पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर भी वही होगा, और एग्जैक्ट एक साल आग लगने के पहले एग्जैक्ट एक साल का एनुअल टर्नओवर भी वही रहेगा। अब आगे कहता है बेटा हमसे, अब द टर्नओवर फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 31 अक्टूबर इन द ईयर प्रीसीडिंग द लॉस, मतलब पिछले साल 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर, तो हमारा बिजनेस तो यही डिस्टर्ब रहा ना 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2012। तो ये जो यहां पर हमारा इस पीरियड में जो टर्नओवर रहेगा वो क्या रहेगा बट स्टैंडर्ड टर्नओवर रहेगा। तो आपको जो फिगर दिया है यहां पे देखेंगे आप, हाँ, ये द टर्नओवर फॉर द पीरियड 1 जन टू 31 अक्टूबर इन द ईयर प्रीसीडिंग द लॉस, पिछले साल का कह रहा है 10 लाख था बेटा। तो ये कौन सा टर्नओवर हुआ हमारा? स्टैंडर्ड टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर हो? स्टैंडर्ड टर्नओवर हो, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, ड्यूरिंग डिसलोकेशन ऑफ द पोजीशन इट वाज लर्न दैट इन नवंबर दिसंबर 2011 there has been an upward trend in business done compared with the figure of the previous year, and it was stated that had the loss not occurred the trading result for 2012 would have been better than those of the previous year। जब पिछले साल हम यहां पे अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, यहां पे हम बात चल रही थी हमारी पिछले साल का नवंबर दिसंबर में, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बेटा हमारा? ये फाइनेंशियल ईयर 2011, ये फाइनेंशियल ईयर 2012 यहां से, ठीक है। अभी क्या हुआ, पिछले साल हम यहां पर आए, नवंबर दिसंबर की बात थी, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था, आंख तो अगले साल यहां पे लगी ना, ये यहां पे डेट ऑफ फायर हुई, मैं इसको ठीक है, ये पीरियड में डेट ऑफ पहले डेट ऑफ फायर हुई, फिर हमारा बिजनेस वो डिस्टर्ब रहा। अब नवंबर दिसंबर में हम लोग आए, हम लोगों ने सोचा परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, नवंबर दिसंबर में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो हमको ऐसा लगा इस समय पे जब हमारा यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था नवंबर दिसंबर में 2011 में कि अगले साल का परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा, और भी बेहतर होगा हमारा, और भी अच्छा होगा, और भी क्या होगा, बेहतर होगा हमारा। वो बात अलग है कि 1 जनवरी को आग लग गई, हमें पहले से थोड़ी ना पता था कि 1 जनवरी को आग लगने वाली, हमें यहां पे लगा कि अगले साल का परफॉर्मेंस हमारा और बेहतर होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि हमने द इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल अपॉइंटेड टू असेस द लॉस एक्सेप्टेड दिस व्यू एंड एडजस्टमेंट वेयर मेड टू द प्री डैमेज फिगर टू ब्रिंग देम अप टू द एस्टिमेटेड अमाउंट विच वुड हैव रिजल्टेड इन 2012। बहुत अच्छे से इस चीज को समझना बेटा, हम लोग अभी भी यहीं पे खड़े हुए, नवंबर यहां पे हम लोग ने देखे कि अच्छा परफॉर्म हमने किए बेटा, तो हम लोग ने क्या किए, हमने अच्छा परफॉर्म यहाँ पे किए, तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस वाले को बुलाया, देखो यहाँ पे हमने कहा कि हमारा परफॉर्मेंस नवंबर दिसंबर में अच्छा रहा और हमें लगता है कि हम नेक्स्ट ईयर मतलब 2012 में और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, तो हम चाहते कि आप आइए, ये इंश्योरेंस वाले को हमने बुलाया, हमने आप आइए और हमने इसको बोले कि आप असेस करो कि अगले साल की मेरे को पॉलिसी लेना है, तो मैंने कितने की पॉलिसी लेना चाहिए, कितने की पॉलिसी लेना चाहिए। तो उसने देखा हाँ आप अगले साल अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो अब अगला परफॉर्म अच्छे साल आप अगला परफॉर्म करेंगे, उसने असेस किया और अकॉर्डिंगली हमको कुछ सजेस्ट किया। अब हम देखे आगे, उसको हमने अपॉइंट किए थे, वो कहना है कि एस्टिमेट अमाउंट विच हैड बीन रिजल्टेड इन 2012। अब आप बताओ कि 2012, हम 11 में अभी 12 की पॉलिसी ले रहे हैं हम लोग, और हमको ऐसा लगता है कि 12 में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि जनवरी, अब अच्छे से ये प्री डैमेज फिगर अभी समझना, ये प्री डैमेज फिगर का मतलब क्या है। यहाँ पे प्री डैमेज फिगर बेसिकली ये जो है आपकी, ये 2011 की बेटा, 2011 की फिगर है आपकी, लास्ट ईयर की, ठीक है।
अब वो हमारा इंश्योरेंस कंपनी वाला है, मैंने देखो सर ये प्री डैमेज फिगर, ये अभी इस साल की हमारी फिगर है। जनवरी में हमारा इस साल 2011 में 90,000 का हुआ टर्नओवर। ओके, अब यहां पे कहता है कि उसके बाद फरवरी टू अक्टूबर 9,10,000 का हुआ और नवंबर और दिसंबर में 2 लाख का हुआ। तो टोटल अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो मैंने उससे कहा कि टोटल टर्नओवर हमारा इस साल हुआ 12 लाख का। चलो क्रॉस चेक करते हुए 12 लाख बोल रहा है हमको टर्नओवर हुआ और उसने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 3,60,000। कुछ ख्याल है बेटा आपको 2011 के बारे में यहाँ पे कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट 2,60,000 है और हमारा टर्नओवर है 12 लाख 2011 का। तो हम यहाँ पर गए बेटा, देखो यहाँ पे टर्नओवर है पूरे 2011 का 12 लाख रुपए और ग्रॉस प्रॉफिट है 3,60,000 रुपए। तो मैंने कहा चलो जीपी रेशियो नॉर्मल, ये कौन सा वाला जीपी रेशियो बोल रहा हूं बेटा मैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला मैंने कहा मैं जीपी रेशियो निकालता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जीपी रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप मेरे को बताइए बेटा, हम लोग का जीपी यहाँ पे लॉस ऑफ प्रॉफिट में अलग होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पूरा अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ग्रॉस प्रॉफिट है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला हमारे टर्नओवर है। तो मैंने जीपी रेशियो निकाला 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है 30%। तो पिछले साल जीपी रेशियो तो 30%, लेकिन कौन सा लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला? ये नहीं है, नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और जीपी रेशियो 30% है। मैंने यहां देखा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट भी एक्चुअल फॉर 2011 देखो कितना बड़ा 30%, देखो 30% दिया, ये हमने 30% कैलकुलेट करे। 32% एडजस्टेड फॉर 2012। अभी क्या हुआ कि हम लोग यहां पर आए, हमने कहा कि सर ठीक है एक्चुअल में 2011 में मेरा कितना टर्नओवर था बेटा, कितना मेरा जीपी रेशियो था? 30%। तो ये मेरा ऑफिसर आया इंश्योरेंस वाला, मैंने देखा सर देखो 2011 में परफॉर्मेंस था 12 लाख रुपए का सेल था, 3,60,000 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट था, मेरा जीपी रेशियो कितना हुआ? 30%। अब वो कहता है कि ठीक है सर आपका नेक्स्ट ईयर परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। हम अभी अगले साल आए नहीं, हम अभी अगले साल बेटा आए नहीं है। तो मैंने एडजस्टमेंट टू वो कहता है कि नहीं अगले साल आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मैंने हाँ अच्छा होगा, हमको भी लगता है। तो वो कहता है कि जनवरी का सेल इस साल 90,000 हुआ, अगले साल 10,000 और ज्यादा होगा, तो एक्सपेक्टेड है कि अगले साल कितना होगा आपका? 1 लाख रुपए जनवरी में। फरवरी से अक्टूबर इस साल हुआ 9,10,000, उसे लगा कि अगले साल 50,000 ज्यादा होगा और कितना होगा? 9,60,000। उसे लगा कि नवंबर दिसंबर में इस साल 2 लाख हुआ, अगले साल 10,000 और ज्यादा होगा, तो टोटल कितना होगा? 2,10,000। तो ये 2011 के एंड में हमको उम्मीद थी कि हमारा अगले साल का सेल कितना होगा? 12,70,000 और अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यहां पे दिया आखिरी में देखना बेटा 4,06,400 अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट होगा और 12,70,000 क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड है कि हमारा टर्नओवर होगा। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे जीपी रेशियो इसका भी निकालू तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 4,06,400 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड सेल कितना अगले साल का? 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो ये आता है 32%। अभी देखो हमारा इस साल का एक्चुअल जीपी रेशियो कितना है 2011 का बेटा? 30%। हमें लगता है अगले साल हमारा जीपी इतना जाएगा 32%। ठीक है, अब अगले साल एक्सपेक्टेड है कि 32% हमको ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जाएगा। तो देखो हमने फिगर को एनालाइज करिए, 2011 की है, ये एक्सपेक्टेड अगले साल एडिशन होगा और फिर एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब बताओ 2012 में बेटा, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना बेटा, 2012 में आग लगी 1 जनवरी 2012 को, अक्टूबर तक के हमारा बिजनेस क्या रहा बेटा? डिस्टर्ब रहा। अगर मेरे को यहां पे इसका मैं ना यूज बाद में जीपी रेशियो का भी करूंगा, उस पर चर्चा मैं बाद में करता हूं। अगर मैंने यहां पे कहा चलो बताओ स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर 10 लाख है। ठीक है, आप बोलेंगे पिछले साल इस वक्त में, पिछले साल इस वक्त में टर्नओवर कितना था आपका? 1 जनवरी अभी कहो तो यहां से आएगा 1 जनवरी 2011 से लेके 31 अक्टूबर 2011, यहां से यहां तक कि आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना रहा? टू फाइंड आउट व्हाट बेटा? स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो आप बोलेंगे सर उस वक्त में जनवरी 2011 और फरवरी से अक्टूबर हमारा हुआ टर्नओवर 90,000 और 9,10,000, ये हमारा टर्नओवर रहा। तो आप कहोगे सर ये स्टैंडर्ड टर्नओवर हो गया, क्योंकि 2011 का 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर का टर्नओवर है,
90,000 और 9,10,000 कितना हुआ ये 10 लाख पिछले साल का हमारा इस वक्त का टर्नओवर है, जिस वक्त इस साल हमारा बिजनेस में आग लगी और डिस्टर्ब रहा। तो दिस इज स्टैंडर्ड टर्नओवर। बट यू नो when we calculate reduction in turnover, we don't consider the standard turnover, we consider adjusted standard turnover। कि आपको पिछले साल इस वक्त मेरा 90,000 और 9,10,000 10 लाख रुपए का सेल किया था मैंने पिछले साल इसी समय पे, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर हो। लेकिन मेरे को बताओ बेटा, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर हुआ, स्टैंडर्ड टर्नओवर आप देख लो 10 लाख हो रहा है, यहां पर भी 10 लाख ही मैंने लिखा था स्टैंडर्ड टर्नओवर, देखो 10 लाख, दोनों की टोटल करो 10 लाख। लेकिन आप स्टैंडर्ड टर्नओवर नहीं लेते, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर लेते। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि अगले साल आपको सेल होगा, तो आप ये उम्मीद कर रहे थे, एक्चुअल इतना हुआ, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी रिडक्शन इन टर्नओवर। तो आपका ये अभी क्या होता, हमेशा ट्रेंड आपको परसेंटेज में क्वेश्चन में देता था, 10%, 15%, तो आप इसमें ऐड कर देते थे। यहां पे ट्रेंड आपको परसेंटेज में नहीं दिया, वो एडजस्टेड अमाउंट दिया। तो मैं ये कह सकता हूं सर कि इस साल मैंने उम्मीद किया था 1 लाख और 9,10,000 की, तो दोनों की टोटल करूं अगर मैं, तो आता 10,60,000। तो ये जो हुआ ना बेटा आपका, ये हुआ आपका एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। ये क्या हुआ, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो ये स्टैंडर्ड टर्नओवर हुआ, और वो क्या हुआ बेटा, एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो सर थोड़ा सा अलग क्यों लग रहा है आपको, क्योंकि परसेंटेज में नहीं दिया ना। आपको आदत रहती इसमें 10% दे दो, ऐड कर दो। उसने अभी बताया कि इतना हमारा स्टैंडर्ड टर्नओवर था पिछले साल इस समय पे, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड था कि नेक्स्ट ईयर इसी समय पे 9,60,000 और 1 लाख, मतलब 10,60,000 होगा। तो आपको एक्सपेक्टेड था वो होगा, मगर वो परसेंट में बोलता था, हमको आदत थी इसमें अपन क्या करते थे, फट से परसेंटेज ऐड करते थे ट्रेंड को, और एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर लाते थे। तो इस एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर होता क्या है कि पिछले साल इस समय इतना टर्नओवर था, लेकिन आपको लगा था कि 10% 15% से सेल बढ़ेगा, तो इतना हमने एक्सपेक्ट किए थे इस साल, एक्चुअली इतना हुआ, तो फिर रिडक्शन निकलता है। तो भाई एक्सपेक्ट कितना की थी, ये तो पिछले साल इस समय था स्टैंडर्ड टर्नओवर, एक्सपेक्ट आपने वो की, एक्सपेक्ट देखो ऊपर लिखा है एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तो आपका वो आ रहा है टोटल 10,60,000। ये क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बिजनेस मेरा 31 अक्टूबर तक ही डिस्टर्ब रहा। ठीक है, अब आगे आए हम बेटा। अब देखो आपकी आदत हो ना बेटा, जो जैसे मैं लिखता हूं ना, आपने भी अपने नोट्स में लिखना, जैसे ये लिखा मैंने यहाँ पे, तो आपकी आदत हो ना कि जो बुक है एडलुक की, उसमें आप लिखो ये सब चीजें। ठीक है, अब आगे हम आगे कहते हैं हमसे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 30% एक्चुअल फॉर 2011, मैंने क्रॉस चेक करके बताया आपको। 32% एडजस्टेड फॉर 2012, आपको एक्सपेक्टेड जीपी रेशियो विल बी 32%, वो भी बताया कैसे। The increased cost of working amounted to rupees 1,80,000, ये additional expense, increased cost of working कितना है बेटा, 1,80,000। There was a clause in the policy relating to saving in insurance standing charges during the indemnity period, and this amounted to rupees 28,000। तो आपका क्या हुआ, आपका सेविंग इन इंश्योरेंस स्टैंडिंग चार्जेस है 28,000 रुपीज। स्टैंडिंग चार्जेस नॉट कवर बाय इंश्योरेंस अमाउंटेड टू रुपीज 20,000 पर एनम। अब ये क्या हुआ बेटा आपका, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये क्या हुआ बेटा, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 20,000 पर एनम। द एक्चुअल टर्नओवर, अभी एक्चुअल टर्नओवर दिया फॉर जनवरी वाज निल। 1 जनवरी 2012 को आग लगी, उस दिन एक्चुअल टर्नओवर जनवरी का 0 था, और फरवरी से अक्टूबर कितना हुआ, 8 लाख। तो ये एक्चुअल टर्नओवर हो। तो एक्चुअल टर्नओवर जनवरी में कुछ भी नहीं, फरवरी से अक्टूबर 2012 में 8 लाख का सेल हुआ, तो 0 + 8 लाख 8 लाख, 8 लाख इज एक्चुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर इज 10 लाख, बट एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर इज 10,60,000। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर विल बी रिडक्शन इन टर्नओवर। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो हमारा ट्रेंड इस क्वेश्चन में परसेंटेज में नहीं दिया बेटा, उसने वैसे करके बताया आपको, तो वही वैसा, इसलिए हम वो अमाउंट हमारे एडजस्ट स्टैंडर्ड टर्नओवर लेंगे। तो कहानी अच्छा, इसके बाद कुछ और बोला नहीं, क्लेम अपने को निकालना है। अब याद रखना, यहां पे सबसे पहले अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप चलते। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, रिडक्शन इन टर्नओवर। तो लिखेंगे आप रिडक्शन इन टर्नओवर। ओके, लिखो वर्किंग नोट, फर्स्ट रिडक्शन इन टर्नओवर। तो कैसे रिडक्शन इन टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं हम,
स्टैंडर्ड टर्नओवर और यू कैन से एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर एक जनवरी 2011 से लेके 31 अक्टूबर 2011। अब देखो यहां पे बेटा उसने जनवरी का अलग से दिया हमको और फरवरी टू अक्टूबर। अपने को एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर, पिछले साल इस समय पे ये स्टैंड हुआ था टर्नओवर, लेकिन आपने एडजस्टेड कितना वो है बेटा, ठीक है। तो 1,00,000 और 9,60,000, 1,00,000 एंड 9,60,000। तो टोटल कितना हुआ है 10,60,000। इसमें से क्या माइनस करते हैं, एक्चुअल टर्नओवर। एक जनवरी 2012 से लेके 31 अक्टूबर 2012। ओके, जनवरी में ये कुछ भी नहीं था, फरवरी से लेके अक्टूबर में इस साल 8 लाख का सेल हुआ। तो ये आ गया आपका एक्चुअल टर्नओवर। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा, रिडक्शन इन टर्नओवर 2,60,000। रिडक्शन इन टर्नओवर कितना हो गया 2,60,000। अभी क्या होता है, आपको आदत है परसेंटेज ऐड करने की, तो यहाँ इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया ट्रेंड का, उसने एडजस्ट करके फिगर दिया, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन इन टर्नओवर। उसके बाद क्या कैलकुलेट करते हैं, जीपी रेशो। आप बोलेंगे सर जीपी रेशो दिया हुआ है ना ये 30% पिछले साल का, और आपने एक्सपेक्ट कितने साल 32%। मतलब भाई ये जीपी रेशो नॉर्मल है हमारा, ये नहीं है ना, हमको क्या चाहिए, जीपी रेशो हमारे लिए होता है, जीपी हमारे लिए होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड सेडिंग चार्जेस। तो वो भी मैं निकाल के बताता हूं। लिखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पे हमको नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या निकाल सकते हैं। देखो नॉर्मली देखा जाए बेटा तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, नॉर्मली कह रहा हूं मैं, हमारा इसके हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लॉस ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से नहीं, नॉर्मली कहता हूं, ये बेसिकली होता है हमारा नेट प्रॉफिट प्लस, ये ऐसे में लिख दे रहा हूं, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ये नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि आप पीएनएल अकाउंट नीचे नेट प्रॉफिट है, फिर उसके ऊपर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, फिर ऊपर आपके बैलेंसिंग फिगर है ग्रॉस प्रॉफिट। ये इस तरह मैं कह रहा हूं, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नॉर्मल, नेट प्रॉफिट ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यहाँ पर ये सबकी ऐड करो तो यहाँ जीपी आएगा, और जीपी ऐसा यहाँ पे दिखेगा आपका, ठीक है। लेकिन सर हमारे इधर ये नहीं चलता, मतलब हमारे इधर ये नहीं चलता, मतलब ये ठीक है आपने लिखे, लेकिन हमारे इधर तो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्या मतलब होता है, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट, या मैं ग्रॉस प्रॉफिट अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को उधर था उसको यहां पे लेके आ जाओ, इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ हाँ ये है, ये चलेगा। अब ये हमारे हिसाब से रहेगा, हमको नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड, देखो नॉर्मल ऐसा है, ऊपर देखो ग्रॉस प्रॉफिट, अब मैं नीचे से ऊपर गया नेट प्रॉफिट प्लस, या आप ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस अनइंश्योर्ड। लेकिन हमारे हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ यही दो कवर करता है, यही दो कवर करता है, मतलब ठीक है वो निकल जाएगा। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को यहाँ पे लाया आपने। अब आपको ये दिया इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा वाला, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ सर दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ग्रॉस प्रॉफिट।
अब आप क्या बोलोगे बेटा, अब अच्छे समझ में, जीपी रेशियो निकाल रहा हूं अभी, हमको जो लॉस ऑफ प्रॉफिट में लगता है। अब आप बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया वो 3,60,000 रुपए दिया, सही है बेटा, 2011 का 3,60,000 ही जीपी। लेकिन आपको एक क्वेश्चन याद है बेटा, जिसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, वो जो मैं नेट प्रॉफिट लेता, मेरी बात बहुत गौर से सुनना, ठीक है, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, अभी आप मत लिखना, मेरी बात सुनना, मैं लिखता था, अभी आप कुछ मत लिखना, मेरी बात सुनना बस बेटा। जीपी रेशो मैं कैलकुलेट करता था नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये करा करता था। अब जो ये मैं नेट प्रॉफिट लेता था बेटा, कौन से साल का लेता था, पिछले साल का। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस किस साल का लेता था, पिछले साल का। सेल्स किस साल का लेता था, पिछले साल का। तो अब हमारी बात ध्यान से, जो पिछले साल मेरा नेट प्रॉफिट था इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई, मतलब जो जीपी रेशो आता था, ये जीपी रेशो क्या दर्शाता था, ये जीपी रेशो ये दर्शाता था कि आपके सेल में कितने प्रतिशत नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। तो जो जीपी रेशो मेरे पिछले साल के डेटा को बेस मान के आता था, मैं वही मानता था कि इस साल भी जो मेरा रिडक्शन इन टर्नओवर हुआ उसमें मेरा नेट प्रॉफिट, सपोज यहां पे 30% आया, तो मैं यहां पर भी 30%, ये पिछले साल का डेटा लेके 30% आया, तो मैं ये मानता था कि आने वाले साल में जो रिडक्शन इन टर्नओवर हुआ उसमें भी 30% रिप्रेजेंट करता है नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो पिछले साल जो परसेंटेज आता था वो हम मानते थे कि इस साल भी वे उतना ही प्रतिशत है उसमें नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन एक क्वेश्चन याद है, हमने वहां पे कुछ आई थिंक 18% आया था, बताता हूं आपको। हाँ, ये 18% जीपी रेशो आया था। तो ये क्वेश्चन नंबर एक आई थिंक 18 या कुछ है, 18 है। सुनो पहले मेरी बात सुनो, अभी 18 पे जाना मत, सुनो मेरी बात। तो ये जब जीपी रेशो निकाला, पिछले साल का नेट प्रॉफिट लिया, पिछले साल का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लिया, पिछले साल का सेल लिया, और ये जीपी रेशो 18% निकाला। तो 18% पिछले साल के डेटा के बेस पे 18% जीपी रेशो आया। मैं यही मानता, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, मैं यही मानता कि इस साल भी मेरे सेल्स में 18% रिप्रेजेंट करता है नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोला गया नहीं, इस साल 2% से बढ़ाओ, तो हमने 2% से बढ़ाए तो कितने परसेंट आ गया बेटा, 20%। तो आप यही मानते हो जो पिछले साल का है उतना ही जीपी रेशो इस साल भी मानते हो, मगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं, आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हो, आपने कुछ और एक्सपेक्ट कर, इस साल ज्यादा भी हो सकता है, वो नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो फिर आपका वो चेंज हो जाता है। जैसे यहां पे 18% था, आपने 2% बोला तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर, अगर मैं यहां पे जो कैलकुलेट कर रहा हूं अभी, आप बोलेंगे जो कैलकुलेट कर रहे हैं, मुझे नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस निकालना है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी दिया है। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है बेटा, यहां पर 28 नहीं, अनइंश्योर्ड ये दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इट मींस दिस इज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है बेटा, 20,000 रुपए। अगर मैंने ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया यहां पे, तो यहां पर मेरे को फिगर पता चल जाएंगी, तो यहां पे जो भी फिगर आएंगी दैट विल बी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो हमको चाहिए बेटा। तो यहां पर आ जाएंगी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, बस ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो। अब अगर मैं यहां पे पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट लिखता हूं बेटा, तो आपका यहां पर आ जाएगा पिछले साल का नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट नॉट अनइंश्योर्ड, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मेरा आ जाएगा। लेकिन पिछले साल बिल्कुल सही है, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना था बेटा, 3,60,000। तो मैं 3,60,000 में से वो 20,000 माइनस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा पिछले साल का नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। लेकिन मैं कहता हूं कि पिछले साल 2011 में मेरा जीपी ग्रॉस प्रॉफिट था 3,60,000, लेकिन आज मैं 2011 के साल में खड़ा हूं, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 3,60,000 है।
लेकिन मैं कहता हूं अगले साल मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इसी परसेंटेज में मेरा होगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अगले साल? अगले साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो कितना होगा, 4,06,400। तो जब 2% ऐड करते हो ना, समझ लो ये आपका आया कितना, 30%। मैं आपको बताता हूं 30% है। रुको, फिर ये 46,400 से आप बोलते जीपी बढ़ेगा, यहां पे कितना सेल है, 70,000। लिखो यहां पर भी आप लोग, यहां पे मैं कहता हूं 46,400 है मेरा ग्रॉस यहां पे सेल्स है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 46,400 डिवाइडेड बाय 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100। एक मिनट, टर्नओवर, यस। अच्छा, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है, जस्ट 1 मिनट, वैसा मत करो, रुको रुको। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट अभी आपका 3,60,000 था बेटा, यहाँ पे अब 46,400 से बढ़ रहा है। टोटल कितना ग्रॉस प्रॉफिट, 4,06,400। अब आपका बेटा ये 4,06,400 किसके ऊपर आया बेटा आपका, ये आया आपका 12,70,000। 12,70,000 कैसा है, ये 12 लाख और ये 70,000, कितना हुआ, 12,70,000। तो इस साल था बेटा आपका 30%। अगले साल क्या एक्सपेक्ट करो, 32%। 32%, वो 32 2% से कैसे बढ़ा, टोटल पे लो आप बेटा। टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 4,06,400 और यह 12,70,000। ये टोटल पे लेना। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कितना करो अगले साल, 32%। तो मेरे को बताओ कि मैंने यहां पे 30% इस साल आया और एक्सपेक्ट करो अगले साल 32%। तो मैं बताओ वहां पर आपने 18% लिए थे कि 20% लिए थे? 20% लिए थे, 2% से बढ़ाए थे आपने। तो यहाँ पे 30% इस साल है और एक्सपेक्ट करो अगले साल कितना परसेंट बेटा, 32% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो होगा क्या यहाँ पे आपका, यहां पर आप लिखोगे 4,06,000, 4,06,400। ये मैं अगले साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा पिछले साल, सर आप बोलेंगे पिछले साल तो सर ये था 3,60,000, आप क्यों 4,06,400 ले रहे हो? क्योंकि बेटा इस साल होगा वो 30%, मगर अगले साल मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 32%। तो वहां पे भी 18% था इस साल, लेकिन अगले साल एक्सपेक्ट करते 2% से बढ़ेगा। तो आपने 30 वहां पे 18 प्लस 2 20% ली थी, मैं परसेंटेज दिया, यहाँ पे अमाउंट दिया। तो इस साल 30% है, अगले साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं 32%। इस साल ग्रॉस प्रॉफिट 3,60,000 है, अगले साल ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 4,06,400 जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मैं इसी पे लूंगा अपना 4,06,400, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरा जीपी रेशो जो रहेगा फाइनेंशियल के अकाउंटिंग पे 32% है। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट में से अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हटा दो तो ये आपको पता चल जाएगा 4,06,400 माइनस 20,000, ये आया आपका 3,86,400, 3,86,400। ओके, तो ये आ गया हमारा ग्रॉस। ये अमाउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये अमाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे, ये अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, तो हमने यहां पे क्यों नहीं लिए 3,60,000? 3,60,000 अपन ने क्यों नहीं लिए बेटा? वहां पे वो इस साल का होगा, लेकिन आप अगले साल कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, 32%। तो जब आप कोई पॉलिसी निकालते हो तो आपको लगता है अगले साल अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो आप ज्यादा पे इंश्योरेंस निकालते हो। तो आप यहां पे 30% पे ना निकालते हुए आप कितना लोगे, 32% वाला। ठीक है, और आप ओवरऑल पे लोगे 4,06,400 डिवाइडेड बाय 12,70,000। ओके, चलिए, तो यहां पर आप लिखो ये, इसको लिखेंगे बेटा। बस इस क्वेश्चन में क्या वो परसेंटेज में नहीं दिया कि 18% है फिर 2%, अगर आप 2% बढ़ा दो, परसेंटेज में नहीं दिया बेटा, आपको अमाउंट दिया वहां पे। तो अमाउंट में बराबर अमाउंट अपने को उठाना है। ओके, तब आप ये लिखेंगे, जस्ट 2 मिनट। ठीक है, चलो लिखो यहाँ पे बेटा। अब आपका नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है आपका, 3,86,400 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना था बेटा आपका, 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100।
ये आ रहा है आपका 3,86,400, 30.425%, 30.425%। ओके, चलिए डन। अब आगे आप इसके, हमने जीपी रेशियो निकाल ली बेटा। अब आपको नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बराबर नहीं दिया था, तो उसने अपन इस तरीके से कि नॉर्मली जीपी इस तरह होता है, तो अब इसमें से आपने अनइंश्योर्ड को इधर लेकर आए, तो वो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस पता चल गया, वो कितना है 386,400। ओके, अब उसके बाद लिखोगे आप थर्ड। अब सिंपल, वर्किंग नोट नंबर 3, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। additional expenses, first actual additional expenses। ओके, कितना है बेटा आपको क्वेश्चन में दिया एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस? एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस कितना दिया आपको? 1,80,000। सेकेंड, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो। अब होता है क्या है बेटा कि जिस वक्त हमारा बिजनेस डिस्टर्ब रहा उस वक्त के सेल्स में कितना हमारा रेंटेड प्रीमाइसेस से हुआ। अब क्वेश्चन में दिया नहीं है तो आप मतलब रेंटेड प्रीमाइसेस से कितना हुआ, सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ, तो जो भी एक्चुअल टर्नओवर होता है उसी को हम क्या अज्यूम करते हैं कि वो सारा का सारा रेंटेड प्रीमाइसेस से हुआ है। तो एक्चुअल टर्नओवर कितना हुआ आपका? 8 लाख। ये हो सकता है ना एक्चुअल टर्नओवर 8 लाख कुछ रेंटेड प्रीमाइस से हुआ, कोई पुरानी वाली जहाँ रेनोवेशन चल रहा है वहां से हुआ, लेकिन कुछ नहीं दिया तो पूरा का पूरा 8 लाख हम क्या मानते हैं कि रेंटेड प्रीमाइस से हुआ है। तो यहाँ पे लिखोगे 8 लाख। जीपी रेशियो अब भी निकाले आपने 30.425%। आप बोलेंगे सर आपने 30.425% बोले, हमारे इसमें तो 32% लिखा है वहां पे। बेटा वो नॉर्मल आपका जीपी रेशियो है, हमारा अलग जीपी रेशियो होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट में, दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसीलिए हमारा आ रहा है 30.425%। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि आपने 20,000 रुपए का अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का इंश्योरेंस नहीं निकाले तो उसका क्लेम नहीं मिलेगा बेटा, है ना। ओके, तो 20,000 कम हो गया हमारे उसमें से, इसीलिए वो कम आ रहा है परसेंटेज। यहां पे आप लिखो 8 लाख 2,43,400। सी पॉइंट, additional expenses multiply by gross profit on adjusted annual turnover divided by gross profit on adjusted annual turnover plus uninsured स्टैंडिंग चार्जेस। आप बराबर लिखना अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बेटा। अब यहाँ पे एडिशनल एक्सपेंस कितना हुआ आपका? 1,80,000 रुपए। जीपी रेशियो कितना है आपका ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर? तो वो 30.425% निकालना है। अब आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में आपने एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर नहीं निकाले। बेटा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर ऑलरेडी दिया है ना बेटा, पिछले साल का जो आपका पिछले साल का टोटल टर्नओवर कितना था बेटा? 12 लाख रुपए, है ना। ये देखो 12 लाख रुपए, लेकिन क्या होगा इस साल जो पिछले साल का टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर इस क्वेश्चन में सेम है क्योंकि साल के पहले दिन आग लग गई, तो 12 लाख रुपए। लेकिन आपने एडजस्टेड, उसमें आप ट्रेंड को ऐड करते हो तो ट्रेंड इस बार परसेंटेज में नहीं दिया आपको, अमाउंट में दिया, तो 12 लाख और 70,000। तो ये जो आपका 12,70,000 हुआ ये हुआ आपका एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। तो आपको क्या परसेंटेज की आदत है? सर 12 लाख सेल था,
उसमें ट्रेंड ऐड कर दो, तो ट्रेंड इधर ये परसेंटेज में ना देते वो अमाउंट में दिया, तो 12,70,000। ओके, तो यहां पे आप लिखोगे 12,70,000। सो 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय 30.425%, ये आएगा आपका 3,86,000। वो बेसिकली ना उसके वजह से हुआ है वो पॉइंट, ठीक है, अपन कर लेते। यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ पर अभी ये एग्जैक्टली इतना नहीं आ रहा है, 30.425% थोड़ा सा हुआ है, 3,86,000। ये एग्जैक्ट आपको परसेंटेज निकालना है, यहाँ से निकलेगा, मैं बताता हूँ, करो इसमें 3,86,400 डिवाइडेड बाई 12,70,000 करे बेटा। अभी कुछ मन का 30.0.3042519685 ऐसा लंबा आ रहा है, ठीक है। अब उसको आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 12,70,000 कर दो, तो ये एग्जैक्ट आ जाएगा आपका 3,86,400 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 12,000, ठीक है। आप यहाँ पे भी चाहो तो एग्जैक्ट निकाल सकते हो, 3,86,000 डिवाइड बाई 12,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, इसको भी निकाल सकते हो, 243 24, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे ये आ रहा है आपका 1,71,140, 1,71,142। अभी वहां चलता, अगर यहाँ पर भी एग्जैक्ट अगर ऊपर देखो तो ऊपर आ 2,43,400, ये 30.425% के बाद भी खोल, आपको एग्जैक्ट अगर चाहिए तो वो भी बताता हूँ बेटा, करो कैल्सियम टाइम, 3,86,400 डिवाइडेड बाय 12,70,000, जो भी अमाउंट आ रहा है 0.30 कुछ आएगा लंबा, अब उसको मल्टीप्लाई कर दो 8 लाख से, तो कितना आ रहा है 243,401 आ रहा है, तो 1 रुपए है, तो एग्जैक्ट आप चाहो तो उसको 2,43,400 है, वो 1 आध रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एग्जैक्ट ली बेटा 386,400, कैसे लिया अपन ने 386,400 बेटा, 3,86,400 डिवाइडेड बाय 12,70,000 कुछ आ रहा है ना, 0.30425, ओके, उसको आप मल्टीप्लाई करो 12,70,000, ये आपका, तो ये आ रहा है 3,86,400, ओके। चल अब आगे इसके आप लिख लो, लोवेस्ट इज अलाउ दैट इज ₹171,142, 171,142, ओके, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्लेम कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट in respect of reduction in turnover। so reduction in turnover वर्किंग नोट नंबर 1 में देखो कितना है, 2,60,000, 2,60,000 वर्किंग नोट नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 30.425% वर्किंग नोट 2, 79,105 second in respect of additional expense working note number 3 171 142 total 171 142 2,50,247 less saving in
इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो कि क्वेश्चन में दिए 28,000, ये आ गया आपका टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट 2,22,247, 2,22,247। अब अपन देखेंगे बेटा एवरेज क्लॉज यहां लगता है क्या, नीचे लिखेंगे आप एवरेज क्लॉज इंश्योरेबल सम adjusted annual turnover multiply by GP ratio that is रुपीज आपने यहाँ निकाले थे ना बेटा, ये आप कैलकुलेट भी कर सकते, ये भी है ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, यही रहता है 386,400, 386,400, 386,400 is less than the policy amount. पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में कितनी दी हुई हमको, पॉलिसी अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई हमको 4 लाख, मुझे ख्याल है, ये देखो 4 लाख पॉलिसी अमाउंट दी हुई बेटा। फोर लाख, अब यहाँ पे पॉलिसी 4 लाख के निकाले, इंश्योरेबल सम 286,400, तो उससे कम है तो एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई। देयरफॉर क्लेम इक्वल्स, तो फिर पूरा का पूरा क्लेम हो जाएगा रुपीस, ये लिखे 222,247, 222,247। ओके बेटा, डन। तो ये क्वेश्चन है खत्म होता है। बस में ये चीज अलग थी कि परसेंटेज नहीं दिया ट्रेंड है सबकी, वो अपने को निकालना, अमाउंट दिया हुआ तो अमाउंट को फिर अपने को प्रॉपर अमाउंट लेना है, ठीक है। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे बेटा 30% आया, मेरा एक्सपेक्टेड था 32%, तो आप वो फिगर लेंगे हम अपन, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 2% से बढ़ा, लेकिन ख्याल रखना बेटा यहाँ पर आपका ये एडजस्टमेंट आपका टर्नओवर में इतना हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट में इतना होगा, लेकिन आपको ओवरऑल निकालना पड़ेगा। 12,70,000 टर्नओवर और एक्सपेक्टेड आपका जीपी कितना है 4,06,400। ओके ठीक है भाई, तो हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। तो पिछले साल का जीपी इतना था, एक्सपेक्टेड आप अगले साल इतना कर रहे थे, तो आप जब पॉलिसी निकालते अगले साल की तो उसी के हिसाब से निकालते। लेकिन अगर वो नहीं देता तो मैं मानता फिर यही है, अगर वो फिगर नहीं देता तो फिर यही मानता था मैं। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेटा, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है, लेकिन ये आपने 20,000 रुपये अनइश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसको माइनस कर दो तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और हमको ये वाला चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया फिर। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम आते हैं उसमें एग्जामिनेशन में आते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में करना वही है, लेकिन फिगर्स आपको थोड़ा सा प्रॉपरली सही तरीके से चूज करना है, ठीक है। वहां पे परसेंटेज ट्रेंड ये सब के नहीं दिया है, प्रॉपर अमाउंट दिया उसने और वो अमाउंट वहां से हमको सेलेक्ट करते जाना है, ठीक है। अब आते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब थोड़े से क्वेश्चंस अलग अलग है बेटा, देखो क्या कहता है। ये नवंबर 2013 में आया, आपको प्रैक्टिस ड्रिल में ऐसा एक क्वेश्चन दिखेगा बेटा। ऐसा क्वेश्चन अभी 1-2 साल 2018 या 2019 में भी इसी तरह का क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस ड्रिल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोनालिसा एंड कंपनी रन्स प्लास्टिक गुड्स शॉप, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल। अभी पहले सेल्स टैक्स रिटर्न था, अभी वो जीएसटी करके है, तो नाउ दे यूज द वर्ड जीएसटी। अभी अच्छे से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भी लेंदी क्वेश्चन है। अब वो कहता है हमको कि मोनालिसा एंड कंपनी एक प्लास्टिक गुड्स शॉप है, जो उसको डिटेल मिली सेल्स की, कहां से मिली, सेल्स टैक्स रिटर्न। अभी सेल्स टैक्स रिटर्न का मतलब होता है वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को आप अपनी सेल्स की इंफॉर्मेशन देते, तो वहां से उसने हमको जानकारी बताया कि 2009, 10, 11, 12 की जानकारी दिया बेटा। पहला क्वार्टर जनवरी टू मार्च आपका इतना सेल हुआ था 2009 में,
2009 में अप्रैल टू जून इतना हुआ था, जुलाई टू सितंबर इतना हुआ था, और अक्टूबर टू 31 दिसंबर आने दिसंबर ये इतना हुआ था। ठीक है, अब ये पूरे 4 क्वार्टर का सेल है 2009 का, ये टोटल सेल आ गया। उसी तरह 2010 का, 11 का और 12 का चारों क्वार्टर का अलग अलग सेल दिया और ये टोटल सेल उनका है 9, 10, 11, 12। अब हमको यहाँ पे कुछ और इंफॉर्मेशन दिया, पीरियड सेल्स फ्रॉम 16th of September 2011 to 30th of September 2011 34,000, sales from 16th of November 2012 to 30th of November 2012 कुछ भी नहीं था इस वक्त, sales from 16th of December 2011 to 31st of December 2011 60,000, sales from 16th of December 2012 to 31st of December 2012 ये आएगा आपका 20,000। A loss of profit policy was taken for ₹1 lakh, प्रॉफिट पॉलिसी हमको दी 1 लाख रुपए के लिए। फायर ऑक्यूड ऑन 15 September 2012, इंडेमनिटी पीरियड वाज फॉर 3 months। कितने पीरियड्स का इंडेमनिटी पीरियड था बेटा आपका? 3 महीने का। नेट प्रॉफिट वाज ₹1,20,000 एंड स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड अमाउंटेड टू ₹43,990 फॉर द ईयर एंडिंग 2011। डिटरमाइन द इंश्योरेंस क्लेम। अब बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझेंगे। मैंने कहा सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे कब शुरू हो रहा है। फॉर द ईयर एंडिंग 2011 मतलब वो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे शुरू हुआ 1/1/2011 को। ठीक है, ये खत्म होगा 31 दिसंबर 2011। बहुत अच्छे समझ, क्वेश्चन इजी है, फिगर्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ध्यान से सुनोगे बेटा। क्वेश्चन प्रोसेस इजी है, बस एक बार फिगर्स कैसे निकालना समझ जाओ, फिर कुछ भी नहीं है। पिछला साल शुरू होगा 1/1/2010 को। ठीक है, क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन है, इसको बांट देते अपन क्वार्टर वाइज। ये इसमें 4 क्वार्टर, ये पिछले 4 क्वार्टर। अब सुनो, यहां पे मैंने कहा सर 1/1/2011 को साल शुरू हुआ हमारा। ठीक है, आंख 2011 में लगी, अच्छा फॉर द ईयर पिछले साल का दिया, आंख कब लगी भाई? 2012 में लगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पिछला साल 2011, ये साल जब आग लगी 2012। ठीक है, क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन दी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बेटा। ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, आग कहाँ लगी? आग लगी 15 सितंबर को। कब लगी बेटा? 15 सितंबर को आपकी। फायर ऑक्यूड 15th of September एंड इंडेमनिटी पीरियड वाज फॉर 3 months। ठीक है, अब मैं कहता हूं 15 सितंबर को आग लगी, तो कौन सा क्वार्टर आ रहा है? ये आ रहा है आपका सब जनवरी टू मार्च, ये आ रहा है अप्रैल मई जून, अप्रैल टू जून, ये आ रहा है जुलाई अगस्त टू सितंबर, ये आ रहा है अक्टूबर टू दिसंबर। बारीकी से समझना बेटा, अच्छी चीज। अब देखो क्या हुआ कि आग लगी 15 सितंबर को। कहाँ आग लगी? यहाँ पे 15th of September यहाँ पे आग लगी। अब मैं कहता हूं कि मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहा 3 महीने, तो यहां तक मैं गया, तो मेरे को निकालना है बेटा यहाँ 15 सितंबर 2012 से लेके 15 दिसंबर 2012 तक के फिगर निकालना है 3 महीने की, तो एक्चुअल टर्नओवर पता चल जाए। दिक्कत ये कि उसने डायरेक्टली मेरे को नहीं दिया, उसने मेरे को 4th क्वार्टर का सेल दिया। तो 4th क्वार्टर का कैसे सेल दिया? मैं गया 2012 में, 4th क्वार्टर का ये सेल दिया 1,48,000। कितना दिया बेटा? 1,48,000। क्या ये मैं कह सकता हूं क्या बेटा, यहां से ये 4th क्वार्टर ये सेल दिया उसे 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर 1,48,000। मुझे ये सेल दिया उसने 1,48,000 1 अक्टूबर से लेके कब तक है बेटा? वो 31 दिसंबर। तो अगर मैं इसमें ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये पीरियड का ये 15 दिन का मैं इसमें ऐड कर दूं और यहां पे 15 दिन का माइनस कर दूं, तो मेरे को इस पीरियड का मिल जाएगा। मेरे को ये पीरियड का चाहिए, कब चाहिए बेटा? सॉरी, मेरे को किस पीरियड का चाहिए? इस पीरियड का चाहिए बेटा, इतना चाहिए मेरे को, ये मेरे को चाहिए। कौन सा? 15 सितंबर को आग लगी, 3 महीने तक बिजनेस दिसंबर, 15 दिसंबर तक मुझे चाहिए। तो कैसे पता लगा सकता हूं बता, आप खुद सोचो। अगर मैं ये 15 डेज का यहां पे ये ऐड कर देता हूं, ठीक है, 15 डेज का ऐड करता हूं,
ये ऊपर वाली फिगर पूरी ले लेता हूँ, लेकिन बोलेंगे सर आपको तो 15 सितंबर तक ही चाहिए ना, यहां तक के, ये आगे जा रहा है, तो मैं ये फिगर एक ये लेता हूँ 15 दिन की, उसमें ये सारी ऊपर पूरे 1,48,000 को मैं ऐड करता हूँ, और ये जो 15 दिन बाहर जा रहे उसको उसमें से क्या कर दूंगा माइनस, तो मेरे को 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक के फिगर पता चल जाएंगी। फिर से सोचो, 4 बार सोचो जब तक समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं 15 सितंबर से लेके मेरे को 15 दिसंबर तक के फिगर चाहिए। मेरे को फिगर कितनी दिया उसने, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक फिगर है 1,48,000 मेरे को वो नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं ऐसा बोलता हूँ ठीक है नहीं दिया तो अपन निकाल सकते ना। ये 15 दिन की फिगर दिया है बेटा आपको क्वेश्चन में, ये 15 दिन की फिगर दिया है क्वेश्चन में, तो ये 15 दिन की फिगर लिखो, उसमें प्लस करो, ये सारा यहाँ का, ये पूरा प्लस कर दो, मगर ये 15 दिन जो बाहर जा रहे, ये बाहर जा रहा है ना 15 दिन यहाँ का, ये तो ये 15 दिन यहाँ के माइनस कर दो, तो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक फिगर पता चल जाएंगी। तो ये 15 दिन की मैं लिखूं, उसमें ये पूरा यहाँ तक के का ऐड कर दूं, और ये 15 दिन का मैं माइनस कर दूं, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पता चल जाएंगी। तो बेसिकली ये मैंने लिखा, उसमें यहाँ से फिर ऐड कर दो, यहाँ तक चले गया पूरा 31 दिसंबर तक, तो जो 15 दिन बाहर के गए इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तो मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक पता चल जाएंगी जो मुझको चाहिए। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके से एक्चुअल टर्नओवर निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालना पड़ेगा, और एनुअल टर्नओवर निकालना पड़ेगा। पहले तो इस क्वेश्चन में फिगर आपको डायरेक्टली दी नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा अपने को, और उसके बाद ही अपन फिर नॉर्मल अपन आएंगे कि रिडक्शन इन टर्नओवर कितना था, फिर आपका जीपी रेशियो कितना, तो बात की चर्चा है। पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा एक्चुअल टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर, फिर आगे की बात बाद में होगी। समझ में आई चीज बेटा? तो इसमें फिगर्स आपको डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। तो चलो लिखो अब आप फर्स्ट। अब आपको थोड़ी देर में मैं बात करूंगा, आप बोलेंगे सर आग लगी 2012 में, 2011 की इंफॉर्मेशन समझता है पिछले साल की, ये क्यों दे दिया इसने 2009 और ये 10, ये काय को दे दी, क्यों दे दिया उसने हमको 2011 और 12 की, 12 में आग लगी मगर पिछले साल का भी डेटा लगता है हमको, तो वो भी समझ में आता है, 9-10 क्यों दिया। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हम कि 2009 की और 2010 की इंफॉर्मेशन उसने हमको क्यों दिया है। लिखो अब आप यहाँ पे फर्स्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, एक्चुअल टर्नओवर 16 सितंबर 2012 से 15 दिसंबर 2012 तक फिगर मुझे चाहिए। तो मैंने वहां पे लिखा, पहले ये 15 दिन के ले लेंगे अपन, ये जो 15 सितंबर से जो फिगर दी ना, 15 बोले 16 सितंबर से, और फिर अगले 3 महीने का ऐड करेंगे, फिर बाहर 15 दिन जो चलेगा उसको माइनस करेंगे। तब आप लिखो यहाँ पे टर्नओवर फ्रॉम 16 सितंबर 2012 टू 30 सितंबर 2012। क्या हमको ये दी हुई इंफॉर्मेशन, हाँ देखना पड़ेगा बेटा, 16 सितंबर 2012 से लेके 30 सितंबर 2012 नील वैल्यू इसकी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो नील, कुछ रहती तो मैं लिखता यहाँ पे। फिर आप ऐड टर्नओवर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2012 टू 15 दिसंबर 2012 निकालना है, लेकिन अपने को 1 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर नहीं, कब तक दिया उसने, 31 दिसंबर, ठीक है। इसके नीचे लो 1 अक्टूबर 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 की जानकारी पता है, फोर्थ क्वार्टर, तो यहाँ पे जो रिटर्न में ये फोर्थ क्वार्टर में फिगर लिखी हुई है आपको 1,48,000, 1,48,000, ठीक है भाई। मगर ये 15 दिन आगे चले गया, तो मैंने 15 दिन का माइनस कर लो ना, 16 दिसंबर 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012, ये 15 दिन की फिगर दी है कि हमको 16 दिसंबर 12 से लेके, मतलब दी है ना, 15 दिसंबर 12 से लेके 31 दिसंबर 12, 20,000 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये माइनस कर लो 20,000, 1,48,000 माइनस 20,000, ये आएगा आपका 1,28,000।
तो ये आ गया आपका एक्चुअल टर्नओवर, ये आ गया आपका एक्चुअल टर्नओवर। अब आप उसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, स्टैंडर्ड टर्नओवर। वर्किंग इसी तरह निकालना है, ये इस साल का था, अपने को पिछले साल का निकालना है। वर्किंग नोट नंबर 2, स्टैंडर्ड टर्नओवर 16 सितंबर 2011 से लेके 15 दिसंबर 2011। उसी तरह टर्नओवर फ्रॉम एग्जैक्ट पिछले साल, इस साल का जो एग्जैक्ट ये डेट पिछले साल की देना है। टर्नओवर फ्रॉम 16 सितंबर 2011 टू 30 सितंबर 2011, वो 15 दिन का। तो दिया है कि अपने को बेटा, हाँ 34,000, 34,000 एड टर्नओवर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2011 से लेके 15 दिसंबर 2011 तक निकालना है। लेकिन अपने को 1 अक्टूबर 2011 से लेके 31 दिसंबर का दिया है, फिर वो अगले 15 दिन जो आगे बढ़ेगा उसको माइनस कर देंगे। तो 1 अक्टूबर 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011 ये दिया है बेटा अपने को। देखो पिछले साल का ये दिया आखिरी क्वार्टर 1,90,000, तो हमने यहाँ पे लिखे 1,90,000, लेकिन ये 15 दिन आगे बढ़ गए तो उसको माइनस कर देंगे अपन। 16 दिसंबर 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011, ठीक है। तो 15 दिन आगे बढ़े बेटा, तो 15 दिन का यहाँ पे दिया होगा। 16 दिसंबर 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011, 60,000, 60,000, 1,90,000 माइनस 1,60,000, ये आएगा आपका 1,90,000 माइनस 60,000, ये आएगा आपका 1,30,000, 1,64,000, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड टर्नओवर। ओके, अब उसके साथ बाद निकालना अपने को एनुअल टर्नओवर। थोड़ा सा मैं बता दूं बेटा, एनुअल टर्नओवर में अपन क्या करेंगे। अभी देखो अपने को फिगर डेट ऑफ फायर कहाँ है बेटा, ये अपनी डेट ऑफ फायर 15 सितंबर 2012। तब समझना मेरे को यहाँ से चाहिए इस क्वार्टर, यहाँ से यहाँ तक की इंफॉर्मेशन चाहिए। ये मेरा रहेगा एनुअल टर्नओवर। मैं कैसे निकालूंगा एनुअल टर्नओवर बेटा, अभी देखो ये है आपका 16 सितंबर 2011, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, मेरे को यहाँ पे बोलूंगा ये 15 दिन का पहले ले लूंगा मैं, 15 डेज का, 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। फिर ये वाले क्वार्टर का लूंगा अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। फिर यहाँ पे आऊंगा मैं इस क्वार्टर का ऊपर वाले, ये जनवरी से लेके मार्च तक। फिर ये क्वार्टर का लूंगा अप्रैल से लेके जून तक। फिर ये क्वार्टर को लूंगा जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर तक। लेकिन सितंबर बेटा यहाँ पर चल जाएगा मेरा, यहाँ तक या आगे चले जाएगा। तो ये जो 15 डेज आगे चले गया, मेरे को तो 15 सितंबर तक चाहिए, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, जो आगे चले गया माइनस। ठीक है, चलो शुरू करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, एनुअल टर्नओवर 16 सितंबर 2011 से लेके 15 सितंबर 2012। ओके, फिर यहाँ लिखेंगे अब टर्नओवर फ्रॉम 16 सितंबर 2011 से लेके 30 सितंबर 2011। इसकी आपको इन्फॉर्मेशन 15 दिन की यहाँ पे अलग से दी हुई बेटा। 16 सितंबर 2011 से लेके 30 सितंबर 34,000, तो हम यहाँ लिखेंगे 34,000। ओके, एड, और वो एक एक क्वार्टर करते जाओ। टर्नओवर फ्रॉम 1 अक्टूबर 2011 से लेके 31 दिसंबर 2011। फिर टर्नओवर फ्रॉम
1 जनवरी 2012 से लेके 31 मार्च 2012, फिर उसके बाद बेटा टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 से लेके 30 जून 2012, फिर टर्नओवर फ्रॉम 1 जुलाई 2012 से लेके 15 सितंबर, क्योंकि 15 सितंबर को आग लगी। लेकिन आपको ऐसा 2.5 महीने का तो नहीं मिलेगा, 3 महीने का मिलेगा, तो 15 दिन जो आगे बढ़े उसको माइनस कर लेंगे। मतलब 1 जुलाई 2012 से लेके मैं लिखूंगा यहाँ पे 30 सितंबर 2012, फिर उसमें से माइनस कर लूंगा 16 सितंबर 2012 से लेके जो 30 सितंबर, हाँ, से लेके जो हमारा 30 सितंबर 2012, तो फिर अपने को 2.5 महीने की फिगर मिल जाएगी। अब लो यहाँ से फिगर 1 अक्टूबर 2011, मतलब ये कौन सा क्वार्टर हुआ? थर्ड क्वार्टर 2011 का। तो हम 2011 में है बेटा, थर्ड क्वार्टर कितने का आपका? 2 लाख। थर्ड क्वार्टर, थर्ड नहीं, 1 अक्टूबर से फोर्थ क्वार्टर 1,90,000, तो ये वाली फिगर लूंगा मैं। 1 अक्टूबर से है ना, ये वाली फिगर लूंगा, फिर अगले साल की ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर। मगर जो 15 दिन आपका आगे चलेगा उसमें अपन क्या करेंगे, उसको माइनस। लिखो 1,90,000, 1,90,000, 1,62,000 और ये आपका 2,21,000। यहाँ पे ये 1,75,000 और हाँ, ये 15 दिन जो आपका आगे चलेगा इसको माइनस करेंगे। 16 सितंबर 2012 से लेके 30 सितंबर, तो 15 दिन की इंफॉर्मेशन अलग से दी है। 16 सितंबर 2012 से लेके 30 सितंबर 2012 नील है वैल्यू बेटा। यहाँ पे कुछ रहता तो अपन लिख देते थे नील। 1,75,000 ये आ जाएगा आपका एनुअल टर्नओवर। 34,000 प्लस 1,90,000, $7,82,000। ओके, अब आप बोलेंगे सर हमको एक्चुअल टर्नओवर भी पता चल गया, स्टैंडर्ड टर्नओवर भी निकाले, एनुअल भी निकाली, बस सर अब शुरू हो जाओ। अपन जो कैलकुलेट करते हैं अब आप निकालो, वही हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर, जीपी रेशो, एडिशनल एक्सपेंस, और खत्म करो क्वेश्चन। मैंने बोला सही सही है भाई, करता हूं खत्म में, चिंता मत करो। मगर मैं अभी भी सोच रहा हूं कि ये 2009 की और ये 2010 की इंफॉर्मेशन हमको क्यों दिया है। तो अभी हम बताते हैं बेटा, ट्रेंड आपको देखो, एक क्वेश्चन में अब एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ये क्वेश्चन में उसने आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि इतने परसेंट ट्रेंड है, कितने इतने परसेंट से ट्रेंड बढ़ रहा है हर साल का। लेकिन मेरे को हर साल की सेल की फिगर है ना, यहाँ पे ये है 2,20 से बढ़ के 7,13 हुआ, 7,13 से बढ़ के 8,19,950 हुआ, फिर कम हो गया। तो सडनली चौथे साल क्यों कम हो गया बेटा? इसलिए कम हो गया, उस साल आग लगी इसलिए कम हुआ। लेकिन पास्ट में क्या ट्रेंड हो रहा था, तो ट्रेंड में पता लगा सकता हूं, मैंने लगा सकते हो सर। देखो एक साल का बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा सर यहाँ पे 7,13,000 सेल हो गया, 6,20,000 था, मतलब 93,000 से सेल बढ़ा। अच्छा, मैंने पिछले साल सेल कितना था? मैंने कहा पिछले साल सेल था 6,20,000, 6,20,000 सेल था, और 6,20,000 सेल था, मगर इस साल 93,000 से सेल बढ़ गया। तो मैंने 93,000 डिवाइड बाई 6,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो यहां तो दिख रहा है 15%, सॉरी 15% से सेल बढ़ा। अच्छा, तो ट्रेंड दिख रहा है 15%। अच्छा बताओ फिर और बढ़ा भी है क्या आगे? मैंने कहा फिर आपका 8,19,950 सेल हुआ 7,13,000 में से, तो मतलब 1,06,950 से सेल बढ़ा, जो कि पिछले साल था 7,13,000 सेल। अच्छा, तो बताओ कितने प्रतिशत बढ़ा? मैंने कहा सर अरे 15%। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि सेल आपका कितने परसेंट बढ़ रहा है बेटा? 15% बढ़ रहा है। मगर सर बोले इस साल तो नहीं दिख रहा, अब तो कम हो गया, 8,19,950 से कम हो गया 7,06,000। वो इसीलिए हुआ कि उस आखिरी 2012 में आग लगी तो डाउन हुआ।
लेकिन पास आपको ये बताता है कि आपका ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड कितना था, 15% का। इसीलिए आपको उसने 2009 और 2010 की इंफॉर्मेशन दी है। वैसे फिगर हमको फाइनली यूज कर रहे हैं, ये तो आपको कंफ्यूज करने दिया गया है सब। ठीक है, चलो अब आप लिखो वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4, ट्रेंड इन टर्नओवर। ट्रेंड इन टर्नओवर, सेल्स फॉर द ईयर 2009। क्वेश्चन में दिया 6,20,000। सेल्स फॉर द ईयर 2010, 7,13,000। सेल्स फॉर द ईयर 2011 दिया आपको 8,19,950। अब देखो ट्रेंड कैसे बढ़ा, इन 2010 बोलोगर, इंक्रीज इन 2010। 2010 में हुआ सेल 7,13,000 का, पिछले साल हुआ था 6,20,000, तो अराउंड 73,000 से कुछ बड़ा है। तो यहाँ हुआ 7,13,000, नहीं पिछले साल था आपका सेल 6,20,000, 6,20,000 पिछले साल सेल था, तो ये 15% आ रहा है। फिर देखते हैं अपन इंक्रीज इन 2011। इस साल सेल हुआ 8,19,950, पिछले साल था 7,13,000, डिवाइडेड बाय पिछले साल सेल था 7,13,000, तो 7,13,000 पिछले साल था, 8,19,950 इस साल, पिछले साल 7,13,000 माइनस किया तो आया 1,06,950 से सेल बढ़ा, पिछले साल था 7,13,000, मतलब कितने प्रतिशत, 15% बढ़ा, 15%। तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं था, आपको निकालना पड़ा। अब सिंपल, अब जहां अपन अब इस पोजीशन में आए, जो इन्फॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन में दी रहती है, ट्रेंड कितना है, एक्चुअल टर्नओवर कितना है, स्टैंडर्ड कितना है, एनुअल कितना है, चारों चीजें निकालना पड़ा अपने को। अब अपन जैसे क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, तब आप इसके नीचे लिखेंगे बेटा वर्किंग नोट नंबर 5, रिडक्शन इन टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर वर्किंग नोट नंबर 2 में दिया है। वर्किंग नोट नंबर 2 में स्टैंडर्ड टर्नओवर निकाले अपन ने 1,64,000। अब क्वेश्चन में बोला है ट्रेंड है, तो इसमें अपन ऐड करते हैं ट्रेंड। दो जगह ट्रेंड ऐड होते हैं, स्टैंडर्ड टर्नओवर और एनुअल टर्नओवर। 15% अपवर्ड ट्रेंड, मतलब बढ़ता हुआ ट्रेंड। 1,64,000 का 15%, 24,600। यहां पे आपका आ जाएगा एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर 1,88,600 लेस एक्चुअल टर्नओवर जो कि हमने निकाले अभी वर्किंग नोट नंबर 1 में 1,28,000 की। तो आपका रिडक्शन इन टर्नओवर आ जाएगा 60,600। रिडक्शन इन टर्नओवर, रिडक्शन इन टर्नओवर। ओके, ये आ गया हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर। फिर क्या निकालते बेटा, जीपी रेशो निकालो। जीपी रेशो सेकंड वर्किंग नोट नंबर 6, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। कैसे निकालते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट
प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो क्वेश्चन में दिया है बेटा हमको नेट प्रॉफिट पिछले साल का। देखो यहाँ पे बेटा 2011 का नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ है 1,20,000 2011 का नेट प्रॉफिट, और ये 43,990 इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस। 1,20,000 43,990 डिवाइडेड बाय किससे करना है बेटा हमको? कौन से साल का सेल लेते हैं? पिछले साल का। तो पिछले साल का सेल अपन देखेंगे यहाँ पे 2011 का। देखो सेल वो फिगर है 8,19,950, 8,19,950। 20%। तो अब वो बोलता है एक्सपेक्टेड है कि और 2-3% बढ़ता, एक्सपेक्ट किए तो आप बढ़ाते थे, नहीं बोले तो ये रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग नोट होती है हमारी एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ठीक है, 7th वर्किंग नोट लिखो, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो आपका एनुअल टर्नओवर निकाले ना आपने बेटा, वर्किंग नोट नंबर 3 में निकाले। उसमें आप 15% को ट्रेंड जो है आपका वो ऐड कर दोगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में मैं जाता हूँ और देखा मैंने एनुअल टर्न 7,82,000, 7,82,000। इसका 15% 7,82,000 का 15% 7,82,000। यार आपका 1,17,300, 1,17,300 बेटा। वो आ गया आपका यहाँ पे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। $8,99,200। ठीक है, अब आया अपन वर्किंग नोट नंबर 8 में, यहीं पे लिखता हूं। आप बोलेंगे सर ऐसे यहाँ क्यों लिख रहे? बताता हूं मैं आपको। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, या आप इसे कहो एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंसेस। अब हमने क्वेश्चन में जाके देखे बेटा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, ये एडिशनल एक्सपेंस जिसको हम कहते हो कितना दिया है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है, इसने नेट प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पर भी एडिशनल एक्सपेंसेस दिए हुए नहीं है बेटा। अब एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो अपन क्या कर देंगे इसको यहाँ पे इग्नोर, कुछ भी नहीं है, नील। ओके, तो ये अपने को करना ही नहीं अभी। अब इसके बाद हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्लेम आएगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट फर्स्ट in respect of reduction in turnover, in respect of reduction in turnover बेटा। तो आपका रिडक्शन इन टर्नओवर कहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करे ना, वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 5th में करे अपन ने। 60,600। तो 60,600 जो कि वर्किंग नोट नंबर 5th में करे, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो, जीपी रेशो जो कि 20% आया, वर्किंग नोट नंबर 6 में करे।
60,600 का 20%, 12,120. Second, in respect of additional expense, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है, 12,120. ओके, लेस सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है. तो आपका यहाँ पे टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट 12,120. ओके, अब आते हैं अपन लास्ट पॉइंट, एवरेज ग्रॉस वेट. लिखो यहाँ पे एवरेज क्लॉज इंश्योरेबल सम adjusted annual turnover multiply by GP ratio, that is adjusted annual turnover. अभी आई थिंक 7 में या कुछ कहीं किया था मैंने, 7th में 899,200, 899,200 मल्टीप्लाई बाय 20%, वो आता है ₹179,840. अब देखो पॉलिसी अमाउंट कितनी की थी, मेरा इंश्योरेबल सम इतना आ रहा है, पॉलिसी अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में. पॉलिसी अमाउंट 1,00,000 रुपए की, 1,00,000 रुपए की आपने पॉलिसी निकाले, लेकिन निकालना कितना चाहिए था बेटा आपने, 179,840. तो पूरा क्लेम नहीं मिलेगा, एवरेज क्लॉज लगेगा. मोर देन द पॉलिसी अमाउंट that is rupees 1,00,000. Therefore, average clause will apply. Here claim equals to policy amount divided by insurable sum मल्टीप्लाई बाय लॉस. पॉलिसी अमाउंट है 1,00,000 की, पॉलिसी इंश्योरेबल सम में 179,840 मल्टीप्लाई बाय लॉस कितना है बेटा आपका, 12,120. देखो कितना आ रहा है, ठीक है, 6,739. ओके, 6,739. अब इस क्वेश्चन में क्या काम बढ़ा बेटा, हमारा काम ये बढ़ा इस क्वेश्चन में कि हमको यहाँ पे उसने निकाल के नहीं दिया था कि एक्चुअल टर्नओवर कितना है, स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है, एनुअल टर्नओवर कितना, वो हमको निकालना पड़ा. ठीक है, इसलिए काम, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं था. इस तरह के होमवर्क प्रैक्टिस ड्रिल में भी दिया है, वो आपको करना. आज लॉस ऑफ प्रॉफिट पे हमारे सारे क्वेश्चन हो ही गए. ठीक है, तो ये आप करेंगे. तो आज हमने 2 चीज करे बेटा हमारे, एक और करेंगे अपन यहाँ पे डिस्कशन 2 मिनट. ये क्वेश्चन नंबर 21, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 बेटा. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पे ख्याल रखना बेटा, ये जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 21 था आपका, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, उसने आपको एडजस्ट ट्रेंड कितने अमाउंट से करना है वो दिया हुआ था. अब जैसे यहाँ पे टर्नओवर 70 से बढ़ रहा था, वो प्रॉफिट आपका 46,400 से बढ़ रहा था. वो ऐसा क्यों हो रहा होगा बेटा कि सेम प्रपोर्शन में नहीं बढ़ रहा. अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 30% आया था.
अब यहाँ पे आपका ये अलग प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, आपका 70,000 से टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन हो आपका प्रॉफिट एकदम 46,400 से बढ़ रहा है। हो सकता है बेटा, क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ आपकी कॉस्ट आपको कम लगी होंगी, एक्सपेंसेस कम हुए होंगे। को तो फिक्स नेचर के एक्सपेंस रहते, वेरिएबल ही लगते एक स्टेज के, वेरिएबल ही लगते, फिक्स तो उतने के उतनी रहते, तो वेरिएबल लगे, तो प्रॉफिट का मार्जिन एकदम से 46,400 हो। लेकिन आपको जो जीपी रेशियो निकालना है, किस पे निकालना है? ओवरऑल पे। तो ओवरऑल कितना आ रहा है आपका? 32%। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो, सर ये 30 और 32 बीच में 2% क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपका सेल 70,000 से एक्सपेक्टेड था बढ़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट 46,400 से एक्सपेक्टेड था बढ़ेगा, लेकिन आपके फिक्स ओवरहेड्स नहीं बढ़ रहे ना। आप जैसे सर इतना मार्जिन कितना आ रहा है, मतलब अगर आप यहाँ पर देखो टर्नओवर 70 से बढ़ा और यहाँ पे एकदम 46,400 से, तो कुछ फिक्स ओवरहेड रहते, वो चेंज नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही रहते, वेरिएबल लगता है आपको, सेल्स बढ़ता है, तो आपका इसलिए प्रॉफिट वो एकदम से आपको वहाँ पे ज्यादा दिख रहा है 46,400। लेकिन हम लोगों को क्या देखना है कि वो प्रॉफिट ऐड करे बाद और ये एक्सपेक्टेड सेल को ऐड करे बाद टोटल एक्सपेक्टेड सेल कितना था, और टोटल बेटा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, उसमें कितना परसेंटेज आ रहा है, वो कितना आ रहा है आपका 32%। ओके, ओवरऑल बेसिस पे। लेकिन हम लोग ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लेते, हमको नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस चाहिए था, तो हमने क्या कर दिए थे वहां पे, हम लोगों ने वहां पे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को माइनस करे, तो ये पता चल गया था। तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पहले आया भी नहीं है। अब इसके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 22 करे, तो इस क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोगों को क्या नहीं दिया होता बेटा, यहाँ पे एक्चुअल टर्नओवर नहीं दिया था, स्टैंडर्ड नहीं दिया था, एनुअल नहीं दिया था, फिर ट्रेंड निकाले, न्यू चीज थी। फिर यहाँ से क्वेश्चन हमारा नॉर्मल क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 हम सॉल्व करेंगे। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर शुरू करे तो वहां पे हमने क्या बात की थी बेटा, पहले हमने कुछ क्वेश्चंस करे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी पे, फिर हमने क्वेश्चन करे लॉस ऑफ प्रॉफिट पे, जिस तरह एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते वो भी करे, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी किए। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें दोनों है, लॉस ऑफ स्टॉक का भी पॉलिसी निकाली हुई, लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो हम लोग को दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। आज के सेशन में बस क्वेश्चन नंबर 23 में कवर करूंगा, बाकी फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमको दोनों निकालना रहेगा। देखते, अजंता लिमिटेड ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013 वेयर एज फॉलो। ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2013, आपको पिछले साल का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेड साइड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल, फिर पीएनएल, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। द कंपनी हैड टेकन out a fire policy, the company had taken a fire policy for rupees 3 lakh, taken a fire policy 3 lakh and a loss of profit policy for rupees 1 lakh having an indemnity period of 6 months। बेटा ये जो है ना, कंपनी had taken out a fire policy for rupees 3 lakh, ये 3 लाख किसकी है आपका, ये स्टॉक की बात कर रहा है। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कितनी की हो, 1 लाख की, और इंडेमनिटी पीरियड इज 6 मंथ। ए फायर ऑक्यूर्ड ऑन 1 April 2014, अब 1 अप्रैल 2014 को आग लगी। अब समझना बेटा, मैं पहले ना लॉस ऑफ स्टॉक के नजरिए से बात करता हूँ। साल आपका देखो 31 दिसंबर 2012 को खत्म हुआ, तो यहाँ शुरू हुआ 1 जनवरी 2014 को, खत्म होगा 31 दिसंबर 2014 को, है ना बेटा। अब आग लगी आपकी 31 दिसंबर आग लगी आपकी 1 अप्रैल 2014 को, यहाँ आग लगी। तो इस पीरियड का मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, कुछ ख्याल है कि नहीं आपको? इस पीरियड का क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ताकि हम स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल ले बेटा। उसमें से अपन सैल्वेज माइनस करेंगे और एवरेज क्लॉज लगता है तो लगाएंगे, और क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जो बिजनेस हमारा डिस्टर्ब रहा है यहाँ पे बेटा, वो इसके लिए अपना लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी निकाल रखे अपन ने, तो फिर वही हमारा रिडक्शन इन टर्नओवर, फिर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एडिशनल एक्सपेंस, फिर हम क्लेम निकाल, एवरेज क्लॉज देखते लगता है कि नहीं। तो एक एक करके, तो आप कंफ्यूज ना हो, पहले अपन किस पे फोकस करते, लॉस ऑफ स्टॉक। तो हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2014 को, मगर 1 अप्रैल 2014 को आग लगी, तो 3 महीने का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे टू फाइंड आउट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। A fire occurred on 1/4/2014 at the premises and the entire stock was gutted with nil salvage value। तो स्टॉक जो जल गया उसकी कुछ भी salvage value नहीं है।
फिर कहता है द नेक्स्ट क्वार्टर सेल्स 1 अप्रैल 2014 टू 30 जून 2014 वे सेवियरली अफेक्टेड, मतलब ये 3 महीने तक कि आपका बिजनेस क्या रहा, बहुत डिस्टर्ब रहा। अब अच्छे से अपन समझते बेटा। अब मैं अगर यहाँ पे जानकारी की बात करूँ, इन्फॉर्मेशन जो मुझको दिया हुआ है, आप थोड़ा ध्यान रखना। मेरे को यहाँ पे ये डेट्स क्या रखना, साल कब शुरू हुआ 1/1/2014, कब खत्म हुआ 31 दिसंबर 2014 को। आग कब लगी यहाँ पे 1/4/2014। इस पीरियड का क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब देखो बेटा, अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1 अप्रैल से लेके अपन कब तक बनाएंगे, 31 मार्च। तो देखो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च 14, इस पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन, है ना। देखो 1 जनवरी 2014 से लेके 31 मार्च 2014 का ये सेल दिया, तो अपने को कहाँ काम आएगा, स्टॉक पॉलिसी में काम आएगा ये अमाउंट। फिर आपको दिया है उसी पीरियड का परचेज 1 जनवरी 14 से लेके 31 मार्च 14 तक परचेज, ये भी स्टॉक पॉलिसी में काम आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग पे 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, तो ये भी हमको स्टॉक पॉलिसी में काम में आएगा बेटा। फिर नीचे आया मैं, अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2014 टू 30 जून, अब आगे का आपका 3 महीने डिस्टर्ब रहे, तो ये आपका एक्चुअल टर्नओवर हुआ। ये 3 महीने जो डिस्टर्ब रहे आगे के 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक के 3 महीने जो डिस्टर्ब रहा आपका, वो 3 महीने का सेल दिया, तो एक्चुअल टर्नओवर ये आपको कहाँ काम आएगा, आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट में। अब सेल्स फ्रॉम 1/4/2013 टू 30 जून 2013, पिछले साल के ये 3 महीने, तो ये मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर हुआ। अब सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/2013 टू 31 मार्च 2014, तो 1 अप्रैल 2014 को आग लगी, एग्जैक्ट 1 साल पहले का सेल है, तो ये हो गया आपका एनुअल टर्नओवर। ये आपको भी लिखना है बुक में, ये हो गया एनुअल टर्नओवर। फिर उसके बाद आपको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड और एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस जो लग दिया हुआ है। द जनरल ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री शोज एन इंक्रीज ऑफ सेल्स बाय 15% एंड डिक्रीज इन जीपी बाय 1%। तो अभी तक हमने जितने भी देखे इंक्रीजिंग ट्रेंड आपको बता रहा था बेटा, कि ये बोलता है कि सेल्स हमारा 15% से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट घट रहा है। सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपका सेल्स 15% से बढ़ रहा है लेकिन जीपी 1% से कम हो रहा है? हो सकता है बेटा क्योंकि कॉस्ट बढ़ी, खर्चे बढ़े, तो आपका सेल्स बढ़ भी रहा है लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कम हो रहा है क्योंकि आपके एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे। देखो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज इन जीपी बाय 1% ड्यू टू इंक्रीज कॉस्ट, देखो उसने भी यही बोला क्योंकि खर्चे बढ़ गए, सेल्स बढ़ने से ही प्रॉफिट नहीं बढ़ता, सेल्स बढ़े लेकिन खर्चे भी बढ़ गए, उस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट आपका 1% से डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, असर्टेन क्लेम फॉर स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, दोनों के लिए, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए अपने को क्लेम निकालना है। अब याद रखना ये मेन चीज है बेटा, 1 जनवरी से साल शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल को आग लगी तो 3 महीने का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा टू फाइंड आउट द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हमारा 3 महीने बिजनेस डिस्टर्ब रहा, तो एक्चुअल टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, सारी जानकारी हमको उसने क्वेश्चन में दी हुई है। अब इसके बेसिस पे अपन पहले एक एक करके करते हैं। फर्स्ट वी विल डू लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। तो चलो हेडिंग दो आपके नोट्स में, लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये हेडिंग देता। सबसे पहले अपन लिखेंगे यहां वर्किंग नोट नंबर 1, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2014 टू 31 मार्च 2014। इसको ड्रॉ करो 5-6 लाइन की। अमाउंट 5-6 लाइन का ड्रॉ करो बेटा।
इंस्टीट्यूट को कोई अटेम्प्ट में लगा नहीं, चलो अब इस अटेम्प्ट में हम उनको दे देते दोनों, लॉस ऑफ स्टॉक भी निकालो, लॉस ऑफ प्रॉफिट का भी क्लेम। तो इस क्वेश्चन में दोनों है बेटा, ठीक है, ज्यादा नहीं, 5-6 लाइन का ड्रॉ करेंगे आप। चलो अब हम कहते हैं कि सर ये 1 जनवरी 2014 से, तो भाई हमें तो वहां पे क्वेश्चन में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दिया, लेकिन ये कौन से साल का? पिछले साल का 31 दिसंबर 2013 तक। अच्छा, तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे आप यहां पे टू ओपनिंग स्टॉक 90,000। फिर हमें क्वेश्चन में परचेज दिया इस पीरियड का 2,50,000, फिर हमको सेल्स दिया है 3 लाख और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 70,000। लिखेंगे तीनों चीजें, टू परचेज 3 लाख, परचेज कितना है 3 लाख, सेल्स 2,50,000। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? अब हो सकता है ना कोई वक्त में आपने भाई परचेज ज्यादा कर ली, रखा हुआ होगा स्टॉक में, सेल्स वो आपका 2,50,000 का। दिवाली आने के पहले व्यापारी लोग बहुत सारा गुड्स खरीदते, तो जब परचेज ज्यादा होता है फिर दिवाली के वक्त सेल्स ज्यादा होता है। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस से ये हमको दिया 70,000। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं दिया हुआ है, तो क्यों आपने ये जीपी रेशो, आपने तो पहले पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालना था, फिर वो यहां अप्लाई करते, याद है ना आपको, लॉस ऑफ स्टॉक। लेकिन बेटा पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी हमको दिया हुआ है। हमें क्या करना है, बस जीपी रेशो निकालना है। जब पिछले साल का ट्रेडिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में बनाया हुआ दिए, तो फिर क्यों बनाएंगे अपन फिर से? तो यहाँ पे 2-3 लाइन का स्पेस रखना, नीचे लिखो, एक काम करो, इसके नीचे लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। याद रखना लॉस ऑफ स्टॉक में जीपी की डेफिनेशन अलग और लॉस ऑफ प्रॉफिट में जीपी की डेफिनेशन अलग। यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, देखो बेटा वहां ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 2,50,000, सेल्स कितना 10 लाख, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट 2,50,000। सर हम तो ग्रॉस प्रॉफिट लेते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट में, यहां पे नहीं। अब यहां दोनों है तो जरा ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना। 10 लाख रुपए का सेल 100, तो ये कितने प्रतिशत आता है? 25%। फिगर ही देख के लग रहा है 25%। वो कहता है लेकिन डिक्रीज करो जीपी को। अच्छा, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट कितने से? 1% से, तो ये आएगा 24%। बोलेंगे सर डिक्रीज क्यों करे? क्वेश्चन में बोला ना, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, क्वेश्चन में बोला कि 1% से ग्रॉस प्रॉफिट को डिक्रीज करो, ठीक है। कॉस्ट बढ़ गई तो अगले साल उतना प्रॉफिट ही नहीं है आपका, 1% कम पे, तो 24%, ठीक है। अब हमने निकाल ली बेटा 24% यहां पे, इसको यहां पे हम अप्लाई कर देंगे। 24% तो सेल हुआ इस वक्त 2,50,000 का, मल्टीप्लाई बाय 24%, ये कहां से है 24%? वर्किंग नोट नंबर 2। तो 2,50,000 का 24%, ये होता है 60,000 करो टोटल। और निकालो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बाय स्टॉक ऑन दी डेट ऑफ फायर, ये रही बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 90,000 प्लस 3 लाख प्लस 70,000 प्लस 60,000, ये हुआ 5,20,000। 5,20,000 माइनस करो 2,50,000, तो कितना हुआ आपका? 2,70,000 स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल गया, हो गया। अब अपन क्लेम निकालते, अब इसके बाद लिखेंगे आप 2,70,000 ये आगे स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ठीक है। अब यहां पे लिखो स्टेटमेंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक है। स्टॉक ऑन दी
डेट ऑफ फायर वर्किंग नोट नंबर 1 कितना आया अपना 2,70,000 लेस सैल्वेज वैल्यू। क्वेश्चन में बोला कुछ भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है, तो फिर लॉस ऑफ स्टॉक 2,70,000। ओके, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ₹2,70,000, 2,70,000 है। हमने देखे जरा बताओ स्टॉक 2,70,000 का था, हमने पॉलिसी कितने की निकाल रखे? हमने देखे स्टॉक की पॉलिसी निकाल रखे 3,00,000 की। अरे वाह वाह, 3,00,000 की पॉलिसी निकाले और उससे कम ही स्टॉक रखा था, तो 3,00,000 इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे स्टॉक हमारे गोडाउन में, और हमने उससे कम ही रखे 2,70,000, तो सारा का सारा क्लेम हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। So stock on the date of fire ₹2,70,000 less than the policy amount ₹3,00,000. Therefore, average clause will apply. Therefore, average clause will apply. Sorry, come here, will not apply. Therefore, average clause will not apply. क्यों नहीं लगेगा बेटा? यहाँ पे स्टॉक ही 2,70,000 का, तो आपने इंश्योरेंस निकाल रखे थे 3,00,000, तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे हम रख सकते 3,00,000 तक, उससे कम ही रखे तो पूरा का पूरा हम इंश्योरेंस कंपनी से लेंगे। Therefore, claim equals to ₹2,70,000. 2,00,000 ₹2,70,000। ओके, अगर सपोज यहाँ पे 2,70,000 के बजाय 5,00,000 रहता तो फिर मैं बोलता आप इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे 3,00,000 था, आपने 5,00,000 का रखे तो 2,00,000 ज्यादा का रखे तो वो भी आपको प्रपोर्शन में देते, तो फिर एवरेज क्लॉज लगता। यहाँ पे उससे कम ही रखे तो एवरेज क्लॉज नहीं लगेगा। अब आते अपन लॉस ऑफ स्टॉक खत्म और लॉस ऑफ प्रॉफिट पे। दो हेडिंग, लॉस ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 1। First, reduction in turnover. Reduction in turnover. Okay. So standard turnover इस साल आग लगी 1/4/2014 को। स्टैंडर्ड टर्नओवर मतलब पिछले साल का 1/4/2013 से लेके 3 महीने 30 जून 2013, उसमें अपन ऐड करेंगे ट्रेंड। पहले एक एक करके लिखते हैं। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्वेश्चन में हमको दिया ना, स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये रहा स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है 3,00,000 रुपए का। ट्रेंड क्वेश्चन में दिया 15% सेल्स को बढ़ाओ, तो सेल्स कौन सा, स्टैंडर्ड टर्नओवर एनुअल टर्नओवर बढ़ता है, तो यहां पे हमने बोले 3,00,000 रुपए स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया है हमें, 15% ट्रेंड है, तो 3,00,000 का 15% वो आता है 45,000। तो ये आ गया आपका एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर 3,45,000। इसमें से माइनस करेंगे अपन एक्चुअल टर्नओवर, 1/4/2014 से लेके 30 जून 2014। ओके, तो एक्चुअल टर्नओवर क्वेश्चन में दिया है हमें, तो एक्चुअल टर्नओवर कितना है भाई, ये आपका 87,500, 87,500। रिडक्शन इन टर्नओवर 3
3,45,000 माइनस 87,500, 2,57,500। फिर क्या निकालते इसके बाद बेटा? जीपी रेशियो। तो ये जीपी रेशियो की मीनिंग अलग है यहाँ पे। सेकेंड, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ओके डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब नेट प्रॉफिट पिछले साल का लेते तो अपन को ट्रेडिंग अकाउंट क्वेश्चन में दिया है बेटा। तो यहाँ पे देखो पीएनएल नेट प्रॉफिट है 50,000 का। अब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की अगर अपन बात करें बेटा, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग यहाँ पर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में कुछ बोला है इसने क्वेश्चन में अलग से अपने को। हाँ, ये कितने के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस? 50। आप देखो क्रॉस चेक कर सकते, इंश्योर्ड है 50, अनइंश्योर्ड है 130, तो कितना हो गया? 180 है ना। अब देखो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव है और ये सेलिंग है, ये स्टैंडिंग चार्जेस है आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? और ये फाइनेंस चार्जेस जो देना ही है अपने को, तो 80 प्लस 20 100 है ना। एक मिनट, सेलिंग एक्सपेंसेस रुको, ये जो है आपका स्टैंडिंग चार्जेस है, ये जो है आपका ये भी स्टैंडिंग चार्जेस है, और ये है आपका ये वेरिएबल है बेटा। ये सेलिंग सेल होगा तो एक्सपेंस होगा, तो ये वेरिएबल नेचर का है बेटा। तो ये स्टैंडिंग चार्जेस है, ये भी स्टैंडिंग चार्जेस है। तो देखो 80 और ये एक कितना हुआ? 1,80,000। तो मैं यहाँ पे देखा, मैंने कहा हाँ सर, ये देखो आपने 1,80,000 में से 50 इंश्योर्ड करा है और आपने 1,30,000 इंश्योर्ड नहीं करा है, तो वो क्रॉस चेक है बताया आपको, ठीक है। एनीवेज, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना आपका? 50,000। तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आपका 50,000, नेट प्रॉफिट भी 50। देखो जरा लास्ट ईयर का सेल्स कितना है बेटा? लास्ट ईयर का सेल्स था 10 लाख। 10 लाख, देखो कितने परसेंटेज आ रहा है? 10% आएगा। 1 लाख और 10 लाख, 10%। तो पिछले साल का ये 10% बताता है कि सेल में 10% रिप्रेजेंट करता है नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हम वही उम्मीद करते थे इस साल भी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं नहीं, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, कभी बढ़ाने बोलता है, कभी कम करने बोला तो कर दो कम। ये आ गया 9%, ये आ गया 9%। तो यहां पे हमारा 9% आया और लॉस ऑफ स्टॉक में कुछ और आया, तो वहां पे जीपी की डेफिनेशन अलग, यहां पे जीपी की डेफिनेशन अलग है। ओके, 9%, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड हमारा आता है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। सो एनुअल टर्नओवर जो कि क्वेश्चन में हमको दिया है बेटा, उसने ये दिया है 12 लाख। 12 लाख एड 15% ट्रेंड बोला है, तो 12 लाख का 15%, 1,80,000, 1,80,000। तो ये आ गया हमारा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर 13,80,000। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ओके। इसमें एडिशनल एक्सपेंस लोअर ऑफ द 3 रहता है, वो लेंगे आप, ठीक है। फोर्थ, इसको लिखिए बेटा, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ओके। लिखो, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग जिसे आप एडिशनल एक्सपेंस कहते हैं, पहला एक्चुअल
एडिशनल एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, ये देखते हैं एडिशनल एक्सपेंस कितना दिया है क्वेश्चन में। ये दिया एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। बी पॉइंट सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो। अब हमको बेटा एक्चुअल हमारा अगर देखा जाए तो एक्चुअल टर्नओवर कितना था हमारा, एक्चुअल टर्नओवर कितना था आपका 87,500। अब ये हो सकता है 87,500 रेंटेड प्रीमाइसेस से हुआ, ये हो सकता है जहां रेनोवेशन चल रहा है वहां से हुआ, कुछ नहीं बोलता तो हम यही मानते कि सारा का सारा 87,500 कहां से हो, रेंटेड प्रीमाइसेस से। तो सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस 87,500 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो अभी कैलकुलेट करें 9%। 7,875 C point. Additional expense multiply by gross profit on adjusted annual turnover divided by gross profit on adjusted annual turnover plus uninsured standing charges। एडिशनल एक्सपेंस कितना दिया है क्वेश्चन में 6,000 मल्टीप्लाई एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर अभी कैलकुलेट करें 13,80,000, उस पे आपको 13,80,000 जीपी रेशो कितना 9% डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 13,80,000 का 9%। ये वही प्रोसेस अब चलते आ रही बेटे, कितना आ रहा है नीचे भी वही लिखना, आप अलग से भी लिख सकते हो 1,24,200 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में दिया है बेटा हमें, देखो कितना है 1,30,000, 1,30,000 कैलकुलेट करो। टू 2,932 आ रहा है आपका यहाँ पे। सो लोवेस्ट इज अलाउ that is rupees 2,932। ओके लोवेस्ट इज अलाउ हो गया बेटा, प्रोसेस वही रहती है अपनी। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, टोटल लॉस बताते कितना है, फिर एवरेज क्लॉज लगा तो लगाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन खत्म। लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट in respect of reduction in turnover। कितने से रिडक्शन हुआ टर्नओवर, वर्किंग नोट नंबर 1 257,500, 257,500 जो कि वर्किंग नोट नंबर 1 में कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशो जो वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट करें। 257,500 मल्टीप्लाई बाय 9%, ये आता है आपका 23,175। सेकेंड, इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंस वर्किंग नोट नंबर 4 में अभी कैलकुलेट करें 2,932
26107 less saving in insured standing charges क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है बेटा हमको, तो आएगा टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट $26,107। ओके, अब देखते बेटा क्या एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है, क्या हुआ तो ठीक, नीचे हेडिंग दो एवरेज क्लॉज। insurable sum that is adjusted annual turnover multiply by GP ratio, that is adjusted annual turnover निकाले आपने वर्किंग नोट नंबर 3 में बेटा 13,80,000 13,80,000 मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो 9%, वो आता है आपका ₹1,24,200। इतने का इंश्योरेंस निकालना चाहिए था। आपने कितने का निकाले बेटा, देखो क्वेश्चन की शुरुआत में दिया हुआ हमको, यहाँ पे हमने निकाले कितने का भाई, 1 लाख, लॉस ऑफ प्रॉफिट 1 लाख का था, तो आपने 1 लाख का निकालना चाहिए था आपको 1,24,200 का, तो आपने कम निकाले, तो हियर इंश्योरेबल सम इज मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल अप्लाई, मोर देन द पॉलिसी अमाउंट, ₹1 lakh, therefore average clause will apply। Claim equals to policy amount divided by insurable sum multiply by loss। पॉलिसी अमाउंट 1 लाख आपने पॉलिसी कराए 1 लाख की, लेकिन होना चाहिए था वो 1,24,200, लॉस हुआ आपका 26,107, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 124,200 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आता है आपका 21,020। ओके, तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आज 3 ही क्वेश्चन बेटा, तीनों क्वेश्चन अलग थे। वो एक आपको क्वेश्चन नंबर 21, फिर 22 में सेल्स टैक्स रिटर्न की इन्फॉर्मेशन दी है, फिर वहां से आपने कैलकुलेशन की, और एक थर्ड में लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ, इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था 23 में, बस इतना था कि दोनों कैलकुलेट करना, बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस वर्किंग नोट बहुत बनी, दोनों कैलकुलेट करता, तो लॉस ऑफ स्टॉक लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों यहाँ पे आया। ये सेशन में इतना ही बेटा, तीनों क्वेश्चन आप एक बार देखना। अब आप चाहो तो सारे के सारे लॉस ऑफ प्रॉफिट पे जो आपको प्रैक्टिस ड्रिल में क्वेश्चन दिए हुए, वो क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को एक बार आप क्या कर लो बेटा, प्रैक्टिस कर लोगे आप लॉस ऑफ प्रॉफिट के। एक और आपको कंसेप्ट इस चैप्टर में बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा, दैट इज रिलेटेड टू जब आप कोई पॉलिसी लेते हो तो कितने की अमाउंट की पॉलिसी लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, आपने पॉलिसी तो बेटा 1 लाख के लिए, तो ये कैसे तय करना कि कितने की पॉलिसी लेना चाहिए आपको, तो वो अपन उस पर डिस्कशन करेंगे, अभी उस पर ध्यान नहीं दो, नेक्स्ट सेशन पे हम डिस्कस करेंगे, उस पर फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज के लिए इतना, बट आई सजेस्ट यू कि आप जो आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस ड्रिल में, उसको आप कर लो। थैंक यू सो मच।